ठीक है भाई। अब देखेंगे इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्ट का, माने एक्ट का क्वेश्चन किसी भी पेपर में लगभग आ जाता है। जैसे कल रात डांस लिखवाया था, अगर लिखे होगे तो त्योहार है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें कम से कम आधा से अधिक याद नहीं होगा। तो इसी तरीके से हमें इंपॉर्टेंट पढ़ना है। हम लोग कहीं कहीं से वो ढूंढ रहे हैं जो पेपर में ज्यादा आता ही आता है, जैसे नोबेल प्राइज आपको जानना अति आवश्यक था, है ना, उसी तरीके से कल सारा लिखवा दिया था। आइए, तो इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन बनेगा तो लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखो, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है जी। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछता हो तो बात ठीक है, कई बार पढ़ा चुका हूं, पहले पॉइंट लिख लिया जाए, है ना, फिर मैं बढ़िया से इसको समझा दूंगा। लिखेंगे, पॉइंट लगा के लिखेंगे, लिखेंगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ, लॉर्ड नॉर्थ द्वारा 1772 1772 1772 ईस्वी में गठित गुप्त समिति के प्रतिवेदन पर, गठित गुप्त समिति के प्रतिवेदन पर 1773 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। क्लियर? क्लियर हो गया? अब पेपर में क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है प्रधानमंत्री से रिलेटेड, एक तो बनेगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री वो कौन सा था, तो नाम क्या है, नॉर्थ, लॉर्ड, एक तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट आपका बनता है कि जैसे मैंने पीछे पढ़ा है 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था, पाल्मर्स्टन, बताया था ना। भारत के आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, बोलिए भाई, क्लीमेंट एटली, ध्यान रखना, एक एक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के सबका अलग अलग पॉइंट है। उसके बाद प्रधानमंत्री का पद सबसे पहले कहां बना, ब्रिटेन में बना, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखें भाई। क्लियर? ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री कौन थे भाई, बोलो, क्या बताए थे भाई, रॉबर्ट वालपोल, क्या बताए थे, रॉबर्ट वालपोल। तो ध्यान रखेंगे एक कंसेप्ट को, ठीक है जी। तो यहां पर आपको ध्यान रखना कि रेगुलेटिंग एक्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले ये किसके सिफारिश पर हुई, बोलो, लॉर्ड नॉर्थ, वो क्या था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। ये क्लियर हो गया भाई? तो सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे भाई। अब इसके बारे में बात लिखेंगे, ये तो हो गया ऐसे, जैसे हमने पढ़ा है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर है, पढ़ते हैं ना भाई, जैसे बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर, इस तरीके से तारकुंडे समिति के सिफारिश पर, इस तरीके से कुछ ना कुछ कार्य तो सबका अलग अलग है। अब लिखिए, इनकी बात लिखिए, पॉइंट लगा लगा के लिखेंगे, लिखेंगे बंगाल का शासन, बंगाल का शासन गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल तथा 4 सदस्यीय परिषद में निहित किया गया। बंगाल का शासन गवर्नर जनरल तथा 4 सदस्यीय परिषद में निहित किया गया, परिषद, काउंसिल, निहित किया गया।
क्लियर हो गया भाई? चलिए आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, मद्रास तथा मुंबई प्रेसिडेंट को, मद्रास तथा मुंबई प्रेसिडेंट को बंगाल प्रेसिडेंट के अधीन कर दिया गया। बंगाल प्रेसिडेंट के अधीन कर दिया गया। क्लियर? अब समझिएगा थोड़ी सी यहां पॉइंट, ये तो एक तरह का एक व्यवस्था हो गई। प्रेसिडेंसी तीन थी, बंगाल, मद्रास और मुंबई। मेरी बात को समझना, हमने खूब अच्छा से पहले पढ़ रखे हैं, सब लोग पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, कि बंगाल का पहला गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर पढ़े हो ना भाई? बंगाल का पहला गवर्नर कौन पढ़े भाई? रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड क्लाइव। क्या पढ़े हैं? रॉबर्ट क्लाइव, यही बनाया ना भाई? बोलिए अब क्या होगा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ क्या कि तीनों माने प्रेसिडेंसियों के एक गवर्नर जनरल बन गया। क्या बन गया? एक गवर्नर जनरल बन गया, गवर्नर जनरल। और ये गवर्नर जनरल क्या होगा? बंगाल के रूप में जानने लगा, माने बंगाल का, ये बन जाएगा बंगाल का, ठीक है भाई, का पहला, क्या बन जाएगा? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। हमने पीछे पढ़ा कि बंगाल का पहला गवर्नर, जो पीछे पढ़े तो रॉबर्ट क्लाइव, सुने हो ना, सारा चीजें मैं पढ़ा रखा हूं बढ़िया से। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल अब बन जाएगा, कौन बनेगा? वारेन। तो जो ये वारेन हेस्टिंग्स बन जाएगा, तीनों जगह होगा, कहां के? कोलकाता, मुंबई और जो भी बताए, तो ये तीनों का हो गया। उसके अलावा क्या होगा कि गवर्नर के पद से कहां आ गए? गवर्नर जनरल के पद। मेरी बात को आप समझिएगा, जैसे हम लोग पढ़ रखे पीछे, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन होगा? वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है ना। उसके बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल हमने पढ़ा है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पढ़े हैं, ठीक है ना। उसको बताया लॉर्ड कैनिंग, भारत का पहला वायसराय पढ़े हैं, लॉर्ड कैनिंग, इस तरीके से पढ़े। तो ये गवर्नर से किस में आ गया? गवर्नर जनरल। पहले कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। अब कौन बनेगा? वारेन हेस्टिंग्स। यही कहानी है, इस बात को ध्यान रखना भाई। और किसके सिफारिश पर हुआ? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के सिफारिश पर ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें क्या हुआ मैंने आपको बता दिया, राइट। तो अब इसको लिखना है कैसे, कहां तक लिखवाया था बताओ? हाँ, अधीन कर दिया गया, अधीन कर दिया गया। तथा बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर बनाया गया। बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर बनाया गया। और उस पद का नाम गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाने लगा। और उस पद का नाम गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है ना। लेकिन इसके अंतर्गत वारेन हेस्टिंग्स, इसके अंतर्गत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। इसके अंतर्गत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। ठीक है जी।
आगे सारा बता रखा हूं, बस इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि एक्ट से क्वेश्चन आता है तो आप आज समझ जाओगे तो गलती नहीं होगी। इसके बाद लिखेंगे 1774 ईस्वी में 1774, नेक्स्ट पॉइंट 1774 1774 1774 ईस्वी में कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। हां, उच्चतम, सुप्रीम कोर्ट बोल सकते हो। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, तीनों के एक ही नाम है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे सर एलिजा इम्पेको, नाम है सर एलिजा इम्पेको कोलकाता उच्चतम न्यायालय का, कोलकाता उच्चतम न्यायालय का प्रथम न्यायाधीश नियुक्त किया गया। प्रथम न्यायाधीश नियुक्त किया गया। ठीक है जी। अब बताओ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्वेश्चन आपसे फंसाया जाएगा, बताओ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्वेश्चन आपको फंसाया जा सकता है, बताओ। सबसे पहले बताए थे लॉर्ड नॉर्थ, ठीक है ना, इनके प्रतिवेदन या जो भी मानो, ये क्या थे भाई, ब्रिटिश प्रधानमंत्री। एक तो ये क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट आपको मैंने बताया कि गवर्नर जनरल को, माने गवर्नर जनरल, ठीक है ना, कंपनी के बता दिए परिषद में, ठीक है ना, नियुक्त किया गया। यानी यहां पर क्या आ गया भाई, गवर्नर जनरल आ गया भाई, ये बात को ध्यान में भाई, और बन गया। तीसरा पॉइंट यहां से क्या हमने पढ़ा, बताओ, बोलो। तीसरा पॉइंट क्या पढ़ा, बताओ। वारेन हेस्टिंग्स, कौन बना भाई, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स क्या बना भाई, यानी पहले क्या बने भाई, ये बने पहले गवर्नर जनरल। चौथा क्या बताया भाई, 1774 में क्या हुई भाई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, यानी कोलकाता उच्चतम न्यायालय की स्थापना। इस बात को ध्यान रखना। ये क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, बताओ। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, बताओ, यहां से क्या क्या क्वेश्चन, इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है जी। अब क्वेश्चन पूछा क्या जाता है कि पहला रेगुलेटिंग एक्ट, तो उसको बोलोगे 1773, जो पेपर में आता है उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। पहली बार ब्रिटिश काल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहां हुई, कोलकाता में। कब हुई, 1774। बस इतना पूछा हुआ है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स। बस बाकी चीज आपको समझाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा हो, इतना ही पूछी जाती है। एक ये पूछी जाती है, ठीक है, गवर्नर जनरल कब बना इससे मतलब नहीं, ठीक है, ये मैंने पहला गवर्नर जनरल यही है, नाम यही है, और ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, और ये एक्ट का नाम कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। बस ये आपके पेपर, बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बस इतना ही आपका कंसेप्ट है, इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि क्या होता है कि एक्ट जल्दी कोई पढ़ाता नहीं है। हम तो पढ़ाएं कई बार, लेकिन हो सकता है कोई नए बच्चे हो। अब उसमें क्या होता है कि एक तो एक्ट तो हम पढ़ना भी नहीं चाहते, ये बात ध्यान रखना। तो यही एक्ट को हम पढ़ लिए। अब ये मेन है, एकदम मेन पॉइंट है, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सभी लोग को आ गया कि नहीं आ गया। और प्रधानमंत्री तो सब अलग है। जैसे आजकल एसएससी जीडी के पेपर में आपसे पूछा जा रहा है कि मतलब जो पंचवर्षीय योजना है, तो पंचवर्षीय योजना का समय प्रधानमंत्री, उसी तरीके से ब्रिटिश पद है। मैंने आपको बता दिया कि ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, सबसे पहले प्रधानमंत्री बना कहां, ठीक है ना। उसके बाद भारत के आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, सारी बातें मैं संविधान में बता चुका हूं। अभी संविधान नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी मेन पॉइंट पढ़ा। तो ये टॉपिक तो समझ में आ गया भाई। तो आपसे कहा जाएगा पहला रेगुलेटिंग एक्ट कब बना, 1773। क्लियर हो गया। ये लॉर्ड नॉर्थ में आते हुए कहीं पेपर में नहीं देखा हूं, तो झूठ बोल के कोई फायदा नहीं। बस ये कि जानकारी कहीं आ जाए, ठीक है जी, इसके लिए, ठीक है जी। या पेपर, कई सारे पेपर होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, ठीक है भाई, इस बात को ध्यान रखना भाई। तो क्या नाम रहेगा, वारेन हेस्टिंग्स, याद रखेंगे भाई। पहली बार ब्रिटिश काल में सुप्रीम कोर्ट जो स्थापना 1950 में,
और ये जो हुआ एक कंपनी के तहत यानी ब्रिटिशों के द्वारा, कब? 1774 में। क्लियर हो गया? बताओ भाई, हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर हो गया? चलिए जी आगे चलते भाई, नेक्स्ट। लिखिए, अब जो इंपॉर्टेंट है यहां से मेरे भाई, अब लिखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1858। ये मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है। भारत सरकार अधिनियम को मेरे भाई एक्ट कहते हैं, ध्यान रखना, अधिनियम को एक्ट बोलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, ध्यान रखना भाई। क्लियर हो गया? बात तो बहुत सारी चीज है, बात है पेपर में पूछने वाला क्वेश्चन पहले बता दूं, है ना, उसके बाद बात समझा दूंगा कि इसमें क्या हुआ। ठीक है ना, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी और क्राउन की बात है। अभी पहले यहां से देखेंगे क्वेश्चन क्या आता है। ये नहीं 1858 कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता यहां से। क्वेश्चन एक तो बनेगा यहां से क्वेश्चन कि भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा, एक बात ध्यान रखना। तो भारत सरकार अधिनियम 1858, अभी लिखना नहीं है, सुन लो क्वेश्चन क्या आता है, उसके बाद बात करेंगे। फिर दूसरा पॉइंट होता है, इस बात को ध्यान रखना कि पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि मिली। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, फिर पढ़े हो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल क्या बताया भाई? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग पढ़े भारत का पहला गवर्नर जनरल जो हम लोग पढ़े लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है जी। तो देखो भाई अब यहां तक तो हो गया। अब होगा कि गवर्नर जनरल किस में चेंज हो जाएगा? वायसराय में, यानी भारत का जो वायसराय बनेगा लॉर्ड कैनिंग, बताया था ना भाई। तो इस तरीके से क्वेश्चन, तो एक तो ये बनेगा, यानी गवर्नर जनरल वायसराय में कब बदला। ठीक है जी, तो कौन सा? भारत सरकार अधिनियम 1858। एक तो ये कॉन्सेप्ट है इसके तहत। उसके बाद है कि भारत का पहला वायसराय कौन बना भाई? ठीक है ना, अधिनियम यही लगेगा। क्लियर हो गया भाई? इस बात को ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन आपका आने वाला यही है, गवर्नर जनरल किस में बन गया? वायसराय। ठीक है जी, तो हम बात भी लिखवाएंगे और ये भी बात लिखवाएंगे, थोड़ा मिक्स की थोड़ा जानकारी बढ़ जाए। लिखो, स्टार लगा के लिखते चलो। लिखिए, इस अधिनियम द्वारा भारत का शासन, इस अधिनियम द्वारा भारत का शासन, भारत का शासन, शासन शासन ईस्ट इंडिया कंपनी, आपने पढ़ा था ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 पढ़े ना। ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया, ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। जो हम लोग 1857 के स्वतंत्रता संग्राम प्रति यहीं से जुड़ा है, जो मैंने बताया था लास्ट में कि असफलता हुई, उसके बाद हुआ क्या। मैं फिर से बोलूंगा, बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग लिखो। ठीक है ना, आपको लिखना है, इस अधिनियम द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया, ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। ठीक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, ये लिखेंगे इसके बारे में, लिखेंगे इस अधिनियम को, हाँ भाई, इस अधिनियम को भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा गया। इस अधिनियम को भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा गया। आगे लिखेंगे, भारत के
गवर्नर जनरल को, भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय की उपाधि मिली। अब वायसराय की उपाधि मिली। ठीक है, एवं इसके तहत लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बनाया गया। ठीक है जी। क्लियर हो गया। अब जो लोग मेरे से थोड़ा पहले पढ़े होंगे, 1 महीना 2 महीने पहले, तो मैंने बताया होगा 1857 की क्रांति खूब बढ़िया से हर बैच में, जो इतना बैच अभी चल रहा है, तो इसमें बताया था लास्ट में कि भारत का मतलब भारत असफल हो गया। हर जगह का क्षेत्र बताया था, हर बात बताया था। अब उतनी बात को नहीं बकना है अभी, बस लास्ट में एक पॉइंट बताए होंगे कि लास्ट में असफल हो जाने के बाद जो बताए थे कि कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। कंपनी का शासन क्या हो गया, और ये किसको मिला, क्राउन को मिल गया। तो यही कहानी वहीं से जुड़ा है, क्योंकि 1857 में खत्म होने के बाद 58 में आ गया, तो ये बातें मिला है। भाई मुझे मत देख यार, मैं आ जाऊंगा, देखोगे मेरे लग रहा है कि वो देख रहा है, ठीक है ना, ये कंफ्यूज हो जाऊंगा। ठीक है जी, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं कि 1858 में ये क्या हुआ कि ब्रिटिश को क्या कर दिया गया भाई, ब्रिटिशों ने क्या किया भाई, यानी कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और शासन किसको सौंप दिया गया, क्राउन को। तो इसका यही अर्थ है। अब कहोगे इसमें क्या क्या हुआ, तो सबसे पहले ये महत्वपूर्ण रहा सबसे, इसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। जैसे मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा सुनते हो, मतलब इंग्लैंड के, तो इसी तरीका से ये क्या हो गया, मैग्ना कार्टा। एक तो ये बताया है, दूसरा गवर्नर जनरल से चेंज होकर क्या हो गया, वायसराय। और कोई वायसराय बना तो किसमें बना, इसके तहत बना, माने इसी के तहत बना। इस बात को ध्यान रखना, ये इसकी कहानी है। ठीक है जी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो आपको पता है कब 1600, लेकिन आगे तक क्या हुआ, चलती रही, क्योंकि ब्रिटिशों का शासन अंतिम समय तक रहा, बहुत अंतिम समय तक रहा। इसकी तुम आधुनिक भारत के इतिहास को जोड़ो और संविधान को जोड़ो, दोनों को साथ में लेकर चलोगे तो पता चलेगा अंतिम समय तक रहा। ये बात को आजादी के बाद भी रहा, आजादी के बाद कानून अपने हाथ में मिल गया, लेकिन फिर भी आपको पता है कि आपने पढ़ा, जैसा लॉर्ड माउंटबेटन बताए थे ना, लॉर्ड माउंटबेटन, ये भी रहा। इस बात धीरे धीरे खत्म हुआ है, इस बात को ध्यान रखें भाई। तो पूरी कहानी है जब स्टार्ट करोगे तो। ठीक है जी। तो इसमें आपको मैंने पॉइंट बता दिया, 3 पॉइंट। एक तो भारत सरकार अधिनियम में 1 नंबर में गवर्नर जनरल से क्या बना, वायसराय। पहला वायसराय कौन बना भाई, ठीक है ना। उसके बाद मैग्ना कार्टा कौन से एक्ट को कहते हैं भाई, 1858। क्लियर हो गया भाई। तो ये आपको मैंने बता दिया। अब बताओ यहां से क्या पूछोगे, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया, भारत सरकार अधिनियम 1800। अब ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब साथ में क्लियर हो गया कि पहले क्या हुआ, ठीक है ना, 1773 में क्या हुआ और 1858 क्या हुआ। ये दोनों एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। आता है ना तो बच्चे क्या करते थे, रट लेते भाई, और रट कर टिक मारते, लेकिन आप समझ गए होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैटर क्या चल रहा है। वायसराय पीछे पढ़ाए होंगे, ठीक है, नए आए हैं उनको फिर से पढ़े, तो उसमें देखना डेट सन सब पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे यूट्यूब पर रात को 8:30 बजे, तो आपको आइडिया लग रहा है कि 1786 से 93 कौन रहा है, 1899 से 1905 कौन रहा है, 1916 से 1921 कौन रहा है, 1926 से 1931 कौन रहा है। ये प्रैक्टिस है, ये मेरी भी प्रैक्टिस है और आपकी भी प्रैक्टिस होगी, ध्यान रखना। कहीं ना कहीं प्रैक्टिस के दिन हो जाए। आपको बता दिया 1919 में ये काम हुआ था किसके तहत, तो आप बता दो कौन सा वायसराय था, आइडिया लग जाएगा जब आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करोगे। तो इसलिए रात को 8:30 बजे जरूर प्रैक्टिस करो साथ में, और दिन की क्लास को घर पर जाकर रिवीजन करो, उसके बाद आपका जरूर क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है यहां से जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद क्या हम लोग को पढ़ना था, जैसे एक भारत सरकार अधिनियम 1909, तो ये इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि पीछे मार्ले मिंटो सुधार पढ़े होगे। किसको, मार्ले मिंटो सुधार, ये बात को ध्यान रखें भाई। और प्रांतों में द्वैध शासन और केंद्र में कई बार पूछ दिया 1935, तो ये आइडिया रहता है, इसमें कुछ बात तो है नहीं। उसके बाद
जब आधुनिक भारत के इतिहास को जोड़ते हैं और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम या संविधान को जोड़ते हैं तो दोनों से पता चलता है कि 1947 में माउंटबेटन योजना पढ़े होंगे, कई बार बताए होंगे। उसके तहत उसके बाद 15 अगस्त 1947 को क्या मतलब देश आजाद हुआ, जो भी हुआ। इसके पहले हम लोग पढ़े हैं कि 34वें गवर्नर के रूप में आया था ना, मैंने बताया था 34वें वायसराय या गवर्नर के रूप में आया था। कौन आया था? लॉर्ड माउंट बेटन, ये बता। उसके बाद माउंट बेटन योजना के तहत देश को क्या मिली? आजादी मिली। और भारत दो अधिराज्य, भारत और पाकिस्तान के रूप में, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 और इंडिया 15 अगस्त 1947। ये सब क्वेश्चन यहां से जोड़ा, तो यहां से 2 पॉइंट आपको क्लियर है। यहां से भारत सरकार देखो 1909, देखो इसमें क्या क्या 19, कई बार आप सुन लिया हो तो इसमें टाइम पास नहीं करना है, ठीक है ना, पेपर पास करना इंपोर्टेंट है, ठीक है ना भाई। विद्वान ना हम बने ना कोई, हर आदमी अंत नहीं है, पढ़ने वाला पढ़ते रहेगा। मेन क्वेश्चन क्या से आता है? एक तो मैंने आपको बता दिया कि भारत सरकार अधिनियम 1909, मान ले मिंटो सुधार पढ़े होगे, जब मेरे से पढ़े होगे तो 1905 में बंगाल विभाजन, 1906 में आपको बताए होंगे मुस्लिम लीग, 1907 में बताए होंगे जो कांग्रेसों के विभाजन बताएंगे, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार जिसमें मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक प्रणाली है ना, तो वही बात है यहां पर 1909। ये उधर की बात है, पीछे का जरूरत नहीं है, जिसको जो नहीं पढ़े कोई बात नहीं, आगे पढ़ेंगे। 1919 में और 1935, तो 1919 का अधिनियम में हमने पढ़ा प्रांतों में द्वैध शासन और 1935 में केंद्रों में द्वैध शासन। तो कई बार हम पढ़ते आ रहे हैं भाई, तो इसमें कोई बात नहीं। आपको क्या करना है? 1773, 1858, 1858 और 1919 और 1935, 47 तो सबको पता आजादी से रिलेटेड और माउंट बेटन योजना से रिलेटेड। अब ये चार को आप बढ़िया से क्या करो भाई, आप बढ़िया से क्लियर कर लो। सबसे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है जी। अब इसमें मेन क्या पढ़े हैं? यानी बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, बताओ क्लियर हुआ? बोलो भाई। और 1774 में उसी अधिनियम के तहत क्या हुआ? बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, क्लियर। और जो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है इसकी स्थापना 1950 में हुई। ये अलग बात है, वो अलग बात है, वो ब्रिटिश के समय, वो आजादी के बाद। दूसरा 1858 के समय क्या अभी बताए भाई, यानी गवर्नर जनरल किसमें बदल गया? वायसराय में। और भारत का पहला वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग, क्लियर हो गया। और क्राउन सौंपने वाली बात बताया, वो आता नहीं है समझने के लिए। 1919 में बताया प्रांतों में द्वैध शासन, और केंद्र में द्वैध शासन कब हुआ? 1935। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, बोलो। क्लियर हो गया भाई? तो ये कॉन्सेप्ट को बस आपको याद रखेंगे भाई, ठीक है ना। ये इसका अर्थ, इसका बस यहां से एक्ट यही जरूरी है जो आपको बता दिया। और मैग्ना कार्टा किसको बोला जाता है इसमें से? किसको? 1858। बताओ यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, एकदम क्लियर हो गया। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट, जहां पर कम समझते हैं या समझ, ये जरूर लिखना, प्रांतों में द्वैध शासन और केंद्र में द्वैध शासन, आपका पेपर के कंसेप्ट के लिए ध्यान रखना भाई, ठीक है। और ये इसका अर्थ बता दिया और इसके बारे में बता दिया। एकदम पेपर में आएगा तो इसी में से नहीं आएगा, अलग है, लेकिन आएगा तो एक्ट यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। 1947 नहीं बता रहा क्योंकि पीछे भी बताए थे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, और उधर बताए थे नींद आ रही है? रात भर जग के अंडा बेच रहे हो क्या? नींद आ रही है अभी? तेरे को नहीं कह रहा हूं, इसको कह रहा हूं, ये नींद मार रहा है। अच्छा तू भी है साथ में? कल तुम भी सो रहे थे ना भाई पीछे, तुम्हें कह रहा हूं, सो रहे थे ना। झूठ क्यों बोल रहे? हमारा तो नजर सब पे रहता है, लेकिन देखता हूं कि नजर लगाना किस पर है ना। हो गया भाई, ये कंसेप्ट क्लियर देखेंगे। चलिए उसके बाद आ जाइए, एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं। लिखिए, एक क्वेश्चन आता है संचित निधि, लिखो इसमें थोड़ा सा डीप लिख लो। संचित निधि, ये फंड है भाई, संचित निधि, निधि को इंग्लिश में फंड बोलते हैं, हाँ ठीक है भाई। यहां से क्वेश्चन बहुत सारा बनता है, 10 क्वेश्चन बनता है भाई, बढ़िया से क्लियर करेंगे, ठीक है ना। देखो एक संचित निधि भी फंड होता है भारत सरकार का, और एक आकस्मिक निधि होता है भाई, ठीक है जी, ध्यान रखना भाई।
आकस्मिक मतलब होता है इमरजेंसी में पैसा उठाई जाती है एडवांस मनी के रूप में। संचित मतलब वेतन दी जाती है, राइट। ये तो बात सबको पता है, ऊपर ऊपर तो बोलने में अच्छा लगता है। अब यहां से पॉइंट लगा लगा के लिखो, किसका किसका क्या क्या, ऐसा लगा लगा के लिखो, ठीक है जी। मैं लिखवाता हूं, अपने आप समझ में आ जाएगा कि बात क्या है। लिखिए, राष्ट्रपति का वेतन, राष्ट्रपति का वेतन, भत्ता एवं अन्य, भत्ता एवं अन्य। क्लियर हो गया? मतलब राष्ट्रपति का वेतन कहां से मिलता है? संचित निधि, एकदम क्लियर। एक होता है ना कि हाँ में आता है, कुछ नहीं आता है ना, ये ध्यान रखना भाई। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति सभापति कौमा उपसभापति, कौमा उपसभापति तथा तथा लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के, एवं उपाध्यक्ष के वेतन तथा भत्ते, वेतन तथा भत्ते, वेतन तथा भत्ते तीसरा पॉइंट लिखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन, भत्ता एवं पेंशन, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन, भत्ता एवं पेंशन, सर्वोच्च न्यायालय के जजों के यानी न्यायाधीशों के, जो भी लिख दो, वेतन, भत्ता एवं पेंशन। क्लियर? कैग, CAG, कैग सुने होंगे, मैंने कई बार बताया। कैग के, इसको कहते हैं महानियंत्रक लेखा परीक्षक शुद्ध हिंदी में। कैग के, CAG पोस्ट होता है, कैग के वेतन, भत्ता एवं पेंशन, ठीक है ना। अब ये कंसेप्ट मैं आपको एकदम क्लियर लिखवाया हूं, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो मेरे दिमाग में बनना है। यहां पर पहले एकदम प्योर बना, एकदम ओके, यहां से आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई किसका किसका वेतन, भत्ता एवं पेंशन। अब बताओ, बिना देखे बता सकते हो किसका किसका? राष्ट्रपति का, हाँ कोई बात नहीं, तुम बोलो। हाँ क्यों, मतलब मैं क्या जोकर दिख रहा हूं? तो हंस क्यों रहे, बताओ। हाँ मैंने क्या क्या लिखवाया उसमें? तुम्हारे जैसे लोग जानते क्या करते हैं, यहां तो पढ़ के जाते ओवर, अब पेपर से आने के बाद कहते हो गए गोबर। तुम वही हो जो कहते हो पेपर तो बहुत ईजी है लेकिन मेरे से नहीं हुआ। बहाना लिखवाया हूं, क्या ट्रिक पकड़ लिया, क्या इसने कह दिया लास्ट में। क्या मैंने सुना कि भारत सरकार के सारा जितने अधिकारी हैं, केंद्र के सारा, मैं सुना था। मारूंगा ना कि मुंह से दिया निकाल दोगे लालटेन के साथ, ध्यान रखना। सबसे पहले इसमें लिखवाया हूं किसका? राष्ट्रपति का। इसके बाद लिखवाया हूं सुप्रीम कोर्ट के सारा। उसके बाद राज्यसभा के सभापति, उप सभापति का, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, क्लियर, कैग के, सुप्रीम कोर्ट के जजों के, यही तो लिखवाया हूं। प्रधानमंत्री के नहीं मिलता, तुम गए थे मोदी के साथ बैठने, ये याद हो गया भाई। तो देख लो भाई किसका किसका क्लियर हो गया। और सारा पोस्ट पर बनने के लिए एज भी तो मैंने बता दिया है। बोलो, पीएम बनने के लिए एज कितना बताया हूं? यानी आपको बोलना है कि लोकसभा यानी क्या चीज? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा से पीएम बनेंगे तो 25 साल और राज्यसभा से बनेंगे, क्लियर, यही तो बताया हूं। और सीएम बनने के लिए एज कितना?
25। और एमएलए बनने के लिए एज कितना मिनिमम, और एमएलसी बनने के लिए 30। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम। इनका रिटायर के कितना है 65। और हाई कोर्ट के जज का रिटायर कितना है 62। यही तो है भाई, बोलो। अब प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए 21। और ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए, और मेयर का चुनाव लड़ने के लिए 21 है? हाँ भाई, नहीं बनेंगे नहीं रिटायर। जज के लिए पेपर निकालना होगा, तो जैसे आपको होगा सीजीएल का फॉर्म भरने की आयु, तो सबकी ग्रेजुएशन सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 20 सालों पर होती है। तो जैसे ग्रेजुएशन आप करोगे उसके बाद पहला चांस में आपका भरने के एज लगभग हो जाते हैं। कुछ लोग जान के कम निकालते हैं, मम्मी पापा डैडी वाला कुछ है कम लिखवाते हैं, उनका थोड़ी देर टाइम लगता है ना। कुछ गांव वाला तो एकदम 18 कर देते हैं 10वीं में ही, ठीक है जी। तो रूल होता है कि 20, मतलब देखते हो 21 साल पर आईएएस लोग निकाल दे रहा हर चीज। तो कहने का ग्रेजुएशन होने के बाद सबकी क्वालिफिकेशन मैंने लगभग हो जाती है। अब का रिटायर की इनकी एज होती है, तो पढ़ाई लिखाई वाला मिनिमम क्या होता है। जैसे आपको अगर सर पुलिस का फॉर्म भरना है या कोई फॉर्म भरना है, तो कोई फॉर्म भरने का 16 साल भी है, 17 साल भी है, 15 भी होगा, 18 भी हो, कुछ भी है, ध्यान रखना। जैसे एयरफोर्स नेवी का आप जो होगे तो कितना होता है 16.25 से ही स्टार्ट हो, 20 आर्मी उर्मी का देखते ही हो सबका, माना कुछ भी। तो आप बताओ सबका इंटर करने के बाद सबका एज इतना हो जाता है, कितने का 10वीं का ही हो जाता है। तो कहने का सेंस है कि जो पढ़े लिखे वाला पोस्ट है लगभग, तो ये सबके क्या होता है मैक्सिमम एज होता है रिटायर का। अब नेता रिटायर थोड़े होते हैं, नेता तो पब्लिक जिस दिन वोट नहीं दे तो फिर रिटायर है, तो इसलिए ध्यान रखना। तो ये लोग को रिटायर की एज होती है। सुप्रीम कोर्ट के 65 और हाई कोर्ट के जज के लिए बस ये रिटायर होता है। जैसे आपको बनना है मान के चलो कि यहाँ के विधायक, तो विधायक के लिए पेपर थोड़े एसएससी का निकालना है, तो इसलिए इनका क्या होता है चुनाव लड़ने की मिनिमम, यानी एमएलए होगा तो कितना 25, कितना 25, ध्यान रखिए भाई। कोई बात नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी, हो गया, ठीक है भाई। इतना हल्ला करो जैसे लग रहा है कि मैं आतंकवादी आया हूं कहीं से, ठीक है जी। याद रखेंगे भाई, तो सीएम बनने के लिए कितना 25, एमएलए बनने के लिए मिनिमम, एमएलसी बनने के लिए, राज्यसभा के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जज के रिटायर की, और ये हो गया रिटायर के, लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए। अगर मैं कहूं विधान परिषद 30, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया। तो हमने क्या संचित निधि पढ़ा ना, और कैग के लिए हमने आर्टिकल पर रखा है ना भाई, पढ़े कि नहीं पढ़े भाई 148। तो देख लो भाई किसका किसका वेतन, आज तो क्लियर हो जाएगा ना। कोई कह देगा कि बताओ संचित निधि से मुख्यमंत्री के वेतन दी जाएगी, तो कहोगे नहीं गलत बात है, ये बात को ध्यान रखना। सबका वेतन मैंने आपको बता दिया, क्लियर हो गया। अब लिखेंगे एक आकस्मिक निधि, इसमें एक लाइन लिख दो कि ये कब क्या करा जाता है। आकस्मिक निधि, ठीक है, लिखेंगे यह निधि, निधि मतलब यहां पर नाम वैसे मत सोच लेना गलत से, ये निधि नाम फंड, हाँ। यह निधि 1950 में गठित की गई थी, 1950 में गठित की गई थी। ठीक है जी, नोट करके लिखो, इसमें डायरेक्ट जो बात आपको समझ में आ जाए लिखो। कार्यपालिका की सलाह पर, कार्यपालिका की सलाह पर, सलाह पर सलाह पर राष्ट्रपति, राष्ट्रपति अग्रिम धन दे सकते हैं, इन निधियों से अग्रिम धन दे सकते हैं। इसका मतलब आप लोगों ने क्या समझा, हाँ निकाल सकता है, दोस्त है तुम्हारे राष्ट्रपति, सकते हैं, रेस्पेक्ट लगा के बोलनी चाहिए, इससे विचार तुम्हारा पता चल रहा है, सही नहीं है, इसे क्लियर हो गया भाई। तो आकस्मिक निधि और संचित निधि का अंतर समझ गए।
ये पैसा निकाली जाती है भाई, और इसे वेतन मिलता है किसका किसका, मैंने आपको बता दिया। क्योंकि ऐसे ऐसे पॉइंट है ना जहां पेपर में मुझे आज भी पता है, अगर मेरे को अभी लगातार 10 घंटा क्लास ले लो तब भी मेरे को कम पड़ेगा तुम्हारा, मुझे पता है कि कहां कहां तुम फंसते हो, क्योंकि यही तो दिन भर काम है, तो एक्सपीरियंस तो इसी चीज का है। तो ये बस अंतर ये कि मैंने इसको सोचा कि इंपॉर्टेंट है, मैंने सारा लिखवा दिया, और आप इसको पढ़ो मत, रजिस्टर बंद करके रख दो, तो कमी तो यही हो जाती है। बताओ, हमें पता है कि आप कहां कहां आपको दिक्कत होती है, इस बात को ध्यान में, लेकिन होता क्या है, क्योंकि आप जाकर इसे पढ़ोगे नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप पढ़ोगे, मैं यही उम्मीद लगा कर रखता हूं रोज, है ठीक है जी। इसको जाकर जब पढ़ोगे ना, इसमें से 3 बात हो या 2 बात हो, जरूर समझ में आएगा, नहीं आएगा फिर पूछोगे। मेन चीज है पढ़ना। मैं कोई भी चैप्टर बता दो, कोई भी सब मैं बता दूंगा कि यहां से बच्चों को कहां माने मैक्सिमम प्रॉब्लम कहां होती है। यही तो दिन भर जब यही काम करोगे तो तेज किस में रहोगे। लेकिन होता क्या है कि हम जाकर पढ़ते नहीं है, जैसे क्लास में आगे समझ में, हाँ ओके, बस इसी बात पर जीते हो कि मतलब हम तो पढ़ लिए, ओके बाय, रजिस्टर रख दो, फिर सुबह में उठना है, जाना कोचिंग, थोड़ा लेट से चले जाते हैं, कोई बात नहीं। अरे तुझे नहीं कह रहा हूं, कह तो सबको रहा हूं। ये पहले बताओ कि जो 6 महीना साल भर उस चिपियाना गांव में रह गए, उसको पता हो गया, तुम बचपन तुम्हारा वहीं बीता है और बूढ़े नहीं हुए हो। और कहने का सेंस है चिपियाना का फाटक सबको मन एकदम, ये भी लड़का कह रहा है चिपियाना का फाटक में कितने दिन से रह रहे हो, तो कह रहा कि मैं रह रहा हूं साल भर। सामने भाई मैं भी 2.5 साल रहा हूं, मेरे को पता है। कई बार तो मैं क्या करता था, साइकिल लेकर उधर से वो वाला ABS वाला फिर आता था, तब तक ये खुल गया रास्ते में, मैंने ऐसे ऐसे हो जाता था, ठीक है ना। हाँ ऐसे करते, सुबह सुबह बहुत दिक्कत होती है, तो आपको ये बात पता है, बस वो फाटक के बहाना नाटक नहीं करना है, ठीक है ना, काम करना है। इसलिए अनुज फाटक के बाहर इसका घर है। क्या अनुज तुझे तो मजा आता है, और ये तो रहता फाटक पर ही रहता है, तेरा तो घर वही है, फाटक पर ही है। सही, हाँ भाई झूठ नहीं को, ये है फाटक, सुनो ये फाटक का लगा और इनका घर यहाँ है, अगर मैं झूठ बोलूं तो बताओ, और यहाँ इनकी दुकान है, तो बताओ ये फाटक में एकदम, फाटक एकदम इनका घर में घुसेगा। इन लोगों को आदत हो गई है ट्रेन की आवाज सुनने का, ठीक है ना, आवाज का किसी भी टाइप के। चलो भाई, चलिए अब कुछ आयोग की स्थापना आपके लिए इंपॉर्टेंट, पीछे पढ़ा दिया हूं, जिनको नहीं पता हो नोट कर लेना, खाली स्थापना, ठीक है, उनके बारे में बता दूंगा कोई देर। जैसे हम लोग पढ़े पीछे, ये बता देता हूं इंपॉर्टेंट, जैसे योजना आयोग की स्थापना बता रखा हूं 1950, जिनको नहीं, जो नहीं पढ़े नोट कर लेना भाई। योजना आयोग 1-2 क्वेश्चन ऐसे बता देता हूं, क्योंकि अब हो गया पढ़ाने का जो मेन खुराक था बता दिया। योजना आयोग 1950, 1950। वित्त आयोग, वित्त आयोग, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, वैसे लिखवा देता हूं क्योंकि पेपर देने आजकल जाओगे ना। वित्त आयोग 1951 लिख लो, 1951, 1951, 1951, 1951 लिख लिए। निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग 1950, इलेक्शन कमीशन 1950, 1950 निर्वाचन आयोग, एकदम याद कर लेना भाई, ऐसे याद होनी चाहिए एकदम फटाफट सही से, ओके। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, और किसी के बारे में पूछ लेना मेरे से बेहिचक, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिखता हूं मेरे भाई, राष्ट्रीय बाल संरक्षण, संरक्षण आयोग, आयोग ध्यान रखिए भाई, इसका 2007, 2007 राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग 2007, 2007 क्लियर। आगे बात करेंगे परिसीमन आयोग, मेरे से सब पूछ लेना बाद में। परिसीमन आयोग, परिसीमन, परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग, ठीक है जी। 1952, 1952, 1952, ठीक है जी। विधि आयोग, विधि आयोग 1955, 1955, ठीक है ना। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग 1992, 1992, 1992, 1992। राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद 1961,
1961। क्लियर। केंद्रीय सूचना आयोग 2005, केंद्रीय सूचना आयोग 2005, 2005। क्लियर हो गया भाई? क्लियर हो गया? याद रखिए भाई, अब सारा आपको याद होनी चाहिए, किसी के बारे में आपको पूछना पूछ लो, लेकिन सन याद होनी चाहिए। जैसे मैं बोलता हूं 1955 विधि आयोग लिखवाया हूं, 1950 में निर्वाचन आयोग, 1950 में लिखवाया हूं योजना आयोग, 1951 में लिखवाया हूं वित्त आयोग, 1992 में क्या लिखा हूं, 1992 में महिला आयोग, और पुरुष आयोग कब लिखवाया हूं? नहीं लिखवाया हूं। ठीक है जी, लिखेंगे आगे। राष्ट्र लिखना नहीं है। राष्ट्रीय एकता परिषद कब लिखवाया हूं? 1961। बहुत बढ़िया। ठीक है जी, लिख लो। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 को बोलते हैं 1993। ठीक है भाई, 1993। इतना हमेशा सन याद रखना। नीति आयोग तो सबको पता है मेरे भाई, 1 जनवरी 2015 ध्यान रखें भाई, ये इजी है। मेरे को रोज हार्ड अब पीछे वाला पढ़ा दिया, इसलिए ये पढ़ा दिया क्योंकि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है जी, तो एक बार मेरे साथ बोल दो, 1993 में क्या लिखवाया हूं? 1992 में महिला आयोग, 2007 में, 2005 में, बहुत बढ़िया, और 1961 में क्या? 1952 में क्या लिखवाया हूं? परिसीमन है। याद हो गया भाई? बोलिए, ये याद कर लेना एकदम बढ़िया से। ठीक है जी, एक बार बता देना जल्दी जल्दी, इसका क्या लिखवाया हूं? इसका क्या लिखवाया हूं? 1951। विधि है, ये वित्त आयोग है। आंख से देखो, दिमाग से सोचो, नाक से सुनो। ये योजना है का बताओ। 1992 में अब मानवाधिकार आयोग 1900। ठीक है जी, और इसका क्या बताया हो? और इसका क्या बताया हो? 52। ये भंडारा नहीं चल रहा है, चिल्लाओगे तो जल्दी मिल जाएगा। बोला, पूछो, बोला क्या? मानवता नहीं बताया हूं, देखो गलत बात है भाई, मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बताया हूं। ठीक है जी, इसका काम होता है मानवाधिकार का संरक्षण करना, संरक्षक। जैसे महिला आयोग होता है महिलाओं का संरक्षण करना, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है जी, ये बात को ध्यान रखें भाई। अच्छा, तुम छोटी बात पूछ रहा है, छोटी बात पूछ लो। आप किसी दोस्त से मिलने तो नहीं जाएगा, ध्यान रखना पक्का। और ये खोप जाके हटा आओ पहले, आ जाके कटवा बढ़िया से। नहीं नहीं, कटवा लेना कल, आदित्य कल कटवा के आना, सुबह ही 7 बजे जाके। क्लियर हो गया भाई? चलो हो गया भाई, धन्यवाद। बंद कर दो अंकित।